स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान का। आपको बता दूं कि आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं इनके बारे में मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िए से कैसे बनाया आशियाना अपना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनके तिनके उठाना होता है। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है, ये ऑल इंडिया रैंक 1 है 2021 बैच के। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में शुभम कुमार, और साथ ही ये अभी एसडीएम के पद पर बाढ़ में कार्यरत है। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है सर कार्यक्रम बिहार बिहान में। थैंक यू। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अपने प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में हमें कुछ बताएं कि कहाँ से आप ताल्लुक़ रखते हैं, और बेसिक एजुकेशन, हाई एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। हालांकि आप अभी एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के सफ़र के बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी, मैं कुम्हरी गांव से आता हूं, जो कि कटिहार ज़िला में एक जो कदवा ब्लॉक है उसमें ये गांव आता है। मैंने स्टार्टिंग की जो पढ़ाई है वो अपने गाँव से ही की। उसके बाद जो है मैंने अपने मैट्रिकुलेशन जो है विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया से किया। इसके बाद चिन्मय विद्यालय बोकारो से मैंने 12th किया, और इसके बाद जो है मैं आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। मेरा ये मानना है कि जो स्टार्टिंग के जो फेजेस होते हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लेकिन जो एक जो स्टोन्स, एक स्टेपिंग स्टोन्स की तरह मेरे लिए वर्क किया कि एक गाँव से चल करके फिर एक आईआईटी तक पहुँचना, फिर वहाँ पर पहुँच करके जो है मेरा जो सफ़र था वो काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि जो पीयर ग्रुप्स हैं वो काफ़ी अच्छे मिल गए, और एक जो डायरेक्शन होता है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ के लिए गाइडेंस जो है बहुत अच्छा मिल गया। जी सर, बिल्कुल। सर, ऐसा माना जाता है कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक प्रशासक की भूमिका बहुत अहम होती है। आपने पहला स्थान प्राप्त किया है ऑल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, तो जाहिर सी बात है कि उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं लोगों की। आपसे ये जानना चाहेंगे आप अपने ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का निर्वहन किस तरह से करते हैं? एज एसडीएम जो है हमारा जो मेन रोल रहता है वो लॉ एंड ऑर्डर का रहता है, कि जो सब डिवीज़न में जो है विधि व्यवस्था जो है अच्छे से रहे, और साथ ही साथ जो है अन्य जो कोऑर्डिनेशन के जो भी रोल्स होते हैं, जो हमारे अधीनस्थ जो हमारे बीडीओज़ हैं, अंचल अधिकारीज़ हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके जो हमारे केंद्र सरकार और बिहार सरकार के जो स्कीम्स हैं, उनके जो प्रायोरिटीज़ हैं, उसको हम लोग जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो ये कोशिश रहा कि जो हमारे क्लर्क्स हैं, जो हमारे साथ में जो लोग हैं, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनको एक काम करने में एक जो है उसमें वो रुचि रखें और अच्छे से काम करें। दूसरा, एक कहीं ना कहीं हम लोग हमेशा फायर फाइटिंग मोड में रहते हैं, हमारे पास समय कम होते हैं, तो इस वजह से टाइम मैनेजमेंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। और इसके साथ साथ जो है चूँकि ये फील्ड जॉब भी होता है, तो हम लोग जो है जो मीटिंग्स के साथ साथ जो है फील्ड विजिट्स भी जो है अपने रूटीन में इंक्लूड करते हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही अगर हम अनामिका, अगर हम बात करें विकसित भारत की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 78th इंडिपेंडेंस डे पर ये कहा था कि हम 2047 तक हम एक विकसित भारत देखते हैं। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात करें, तो इसका कितना बड़ा एक रोल प्ले इसमें करता है एक विकसित भारत को बनाने में, इस बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, और किस तरीके से इसको गति देने में मदद कर रहा है? प्रशासनिक का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। इनिशियल ईयर्स में जो है हम लोग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करते हैं। जैसे कि जो भी स्कीम्स हैं, जो भी केंद्र सरकार के स्कीम्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कीम्स हैं, वो हम लोग ग्राउंड लेवल तक ये सुनिश्चित करते हैं कि जो लास्ट पायदान में जो आदमी खड़ा है वहाँ तक पहुँचे। तो इसके लिए हम लोग जो पूरी मशीनरी को इसमें लगाते हैं, और लेटर जो हमारा जो कैरियर पाथ होता है उसमें हम लोग फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन का भी काम करते हैं, कि नीतियाँ बनाते भी हैं, चाहे वो राज्य सरकार के लिए हो या केंद्र सरकार के लिए हो। तो इसमें जो विकसित भारत का जो संकल्प है कि 2047 तक जो है जो विकसित भारत बनेगा, तो इसके लिए मेरा मानना है कि सबसे पहले जो है जो महत्वपूर्ण जिनका रोल रहेगा वो यूथ हैं, जो अभी जो हमारे पॉपुलेशन में अराउंड 50% पॉपुलेशन 30 एज से कम है। तो इनका जो योगदान है, जो डेमोग्राफी का जो डिविडेंड है, इसका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जो स्टार्टअप्स कल्चर अभी देश में जो है वो निकल के आ रहा है, जो अपने एंटरप्रेन्योर्स जो निकल के आ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस बना रहे हैं, तो इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और साथ ही साथ जो इकोनॉमी है,
उसमें भी जैसे कि हम लोग देखने को मिलता है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हम लोगों का काफ़ी बूस्ट हो रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा है। तो इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। और जो विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी जो है हम लोग कुछ ही सालों में ये बनने वाले हैं। तीसरा मुझे लगता है कि जो सिटीज़ हैं, जो अर्बन सेंटर्स हैं, वो सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बन के निकलते हैं। और इसमें टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में आज के तारीख में काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि हम लोग टियर 1 सिटीज़ की बात करते हैं, लेकिन टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को भी देखें तो इसमें भी ग्रोथ का काफ़ी पोटेंशियल है। और चौथा मेरा मानना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फिज़िकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कि ब्रिजेज़ हो गए, रोड्स हो गए, रेलवेज़ हो गए, ये मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट की तरह इकोनॉमी में काम करती हैं। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे हो गया हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कि कैसे एक आम नागरिक तक जो है डेवलपमेंट का जो फ्रूट्स है वो आम नागरिक तक पहुँचे। बहुत सही बात कही सर आपने। सर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड जो होता है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भरा होता है, साथ साथ वो अपने साथ चैलेंजेस लेकर भी आता है। तो आपसे जानना चाहेंगे, अपने कार्य क्षेत्र की बात करें या फिर वर्क प्लेस की बात करें, तो कभी कुछ ऐसी चैलेंजेस या कुछ इस तरह का फेस किया आपने, कुछ शेयर करना चाहेंगे दर्शकों से? चैलेंजेस काफ़ी आते हैं। जो भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, उसमें चैलेंजेस जो हैं वो आते ही आते हैं। पहला जो भी हम लोग कार्य करते हैं उसका एक टाइम लिमिट होता है कि गोल्स हमारा फिक्स है कि इतने एग्जांपल के तौर पे कि इतने आयुष्मान कार्ड जो हैं आपको जो है अपने सब डिवीज़न में बनाने हैं। तो अपने पूरे टीम को इसके लिए जो है मोटिवेट करना, फिर उसको डेली मॉनिटर करना और फिर उसको जो है ग्राउंड तक इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है एक बेसिक चैलेंजेस, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम लोग इंडिविजुअल चैलेंजेस को फिर प्रॉब्लम्स को डील करते हैं। फिर दूसरा एक चैलेंज आता है कि हो सकता है कि ये आपकी प्रायोरिटी बन गई, लेकिन हो सकता है कि आपकी टीम की वो प्रायोरिटी नहीं बनी। तो टीम को भी मोटिवेट करना, उनसे हर एक व्यक्ति को एक इंडिविजुअल टारगेट्स देना, फिर इंडिविजुअल टारगेट्स देने के बाद उस पर मॉनिटर करना, एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म भी एक स्ट्रॉन्ग रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि जब भी मैंने ये देखा है कि जब भी अगर हम इसको मॉनिटर अच्छे से नहीं करते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है, उस इम्पैक्ट जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। बिल्कुल। और साथ ही अगर हम युवाओं की बात करें तो हम देखते हैं कि ये हमारे देश के भविष्य हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि आप जितने भी युवा हैं उन सभी के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं। और युवाओं की अगर मैं बात करूँ, विकसित भारत की बात करूँ, तो मैं जानूँगी युवाओं का कितना बड़ा योगदान है विकसित भारत को आगे ले जाने में? देखिए, जो इकोनॉमी है, जो हम लोग विकसित भारत की बात करते हैं, और जो पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है युवाओं का, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। जो डेमोग्राफी हमारा है ये काफ़ी अच्छे फेज़ में जो है इंडिया जो है अभी जा रहा है, जिसमें जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो 30 साल 40 साल के अंदर है। और जो हमारा डिपेंडेंट पॉपुलेशन होता है, जिसमें कि यंग जो चिल्ड्रन हैं और हायर जो ओल्ड एज के हैं, वो काफ़ी कम है। तो किसी भी कंट्री के लिए ये एक जो है ये डिविडेंड की तरह काम करता है। और इसमें जो है युवाओं का एक महत्वपूर्ण रोल होता है कि कैसे वो इकोनॉमी में जा कर के कैसे वो काम करते हैं और कैसे एक पूरे देश में जो है अपने समाज के साथ साथ अपने राज्य के साथ साथ अपने देश का भी विकास करते हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें तो ये एक ऐसा मौका होता है जहाँ आप लोगों के बीच जाते हैं, सेवा करने का एक तरह से कहा जाए तो पूरा मौका मिलता है। तो ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या करने की ज़रूरत होती है और क्या ऐसे मूल्य होते हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है? हर दिन जो है हम लोग देखते हैं कि जो भी पब्लिक हैं, जो भी लोग हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर के जो है वो हमारे ऑफिस तक आते हैं और एक बहुत आशा के साथ आते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो है, चूँकि हम लोग को आदत हो जाता है काफ़ी पब्लिक से मिलने का, इसमें कुछ लोग जो है फ्रॉडलेंट भी होते हैं, जो जेन्युइन केस नहीं होते हैं। तो इसमें हमें ध्यान देना होता है कि कम से कम उनको अच्छे से सुने, उनकी समस्याओं को समझे, और कुछ लोगों की वजह से बाकी लोग जो प्रभावित ना हो, इसमें हम लोग को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और दूसरा है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो हमेशा फॉलो होना चाहिए कि अगर कोई आदमी आकर के, कोई व्यक्ति आकर के आपके समक्ष कोई अपना प्रॉब्लम रख रहा है तो दूसरे पक्ष को भी सुन करके जो है आपको डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ पे मैं जो है विशेष रूप से ध्यान रखता हूँ। साथ ही साथ जो है पब्लिक के बीच में जाता हूँ, वहाँ पे जो फील्ड विजिट्स होती हैं वहाँ पे जा कर के देखता हूँ कि एक्चुअली में जो है समस्याएँ जो है वो हैं क्या, और जो फीडबैक है वो अपने पदाधिकारी के अलावा जो है पब्लिक से डायरेक्टली जो है उनसे जुड़ करके, और जो हमारे स्कीम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका फीडबैक भी डायरेक्टली पब्लिक से लेते हैं। जी।
और साथ ही अगर हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स की बात करें तो उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत है। ऑल इंडिया रैंक 1 होना कोई छोटी बात नहीं होती, क्यों अनामिका? बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो भी एस्पिरेंट्स है, कई बार हम देखते हैं कि निराश हो जाते हैं अगर एक बार में सफलता प्राप्त नहीं होती है या फिर बार बार अटैम्प्ट्स देने पे, तो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं और मतलब छोड़ देते हैं ट्राई करना। तो उन तमाम एस्पिरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनको बहुत ही ऑनेस्ट होना चाहिए, उनकी अपने प्रिपरेशन को लेकर के एक डिसिप्लिन फॉलो होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता है कि वो 1 साल 2 साल 3 साल तक लगातार जो है वो मेहनत करे, एक शेड्यूल के तहत मेहनत करे। तो इसके लिए सबसे प्रमुख हो जाता है कि वो डिसिप्लिन और ऑनेस्टी के साथ अपना तैयारी करे। और दूसरा कि जब भी वो तैयारी स्टार्ट करें तो एक टाइमलाइन अपने दिमाग में ज़रूर रखें, क्योंकि ये एग्ज़ामिनेशन ऐसा है कि बहुत लोग इसमें फंस के रह जाते हैं। 1 साल देते हैं, 2 साल देते हैं, 3 साल देते हैं। तो अपना एक टाइमलाइन ज़रूर निर्धारित करें और साथ ही साथ उनका क्या लेवल है, किस तरीके की वो तैयारी कर रहे हैं, इसका एनालिसिस ज़रूर करें। बीच बीच में वो एनालिसिस करें कि उनकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या वो सही पाथ पे हैं कि नहीं हैं। और अगर उनको निराशा होती है तो एक टाइमलाइन के बाद जो है उनको डिसाइड ज़रूर करना चाहिए कि हाँ, मैं कहीं और भी काम कर सकता हूँ। और भारत में जो है अभी के टाइम में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर में है, जो हमारा स्टार्टअप कल्चर है उसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो वहाँ भी अपना वो देख सकते हैं। लेकिन अपना तैयारी के समय अपना ऑनेस्टी मेंटेन रखें और एक संकल्प के साथ वो अच्छे से तैयारी करें। बहुत अच्छी बात कही सर आपने और बहुत प्रेरणादायक बातें आपने बताई। सर जानना चाहेंगे, प्रशासनिक सेवा की बात करें तो अहम रोल हो जाता है सामाजिक विकास को आगे ले जाने में। ऐसे में अगर आपकी बात करें साथ ही अनामिका, हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी है तो काफ़ी चीज़ों पे हमने बातचीत कर ली है, काफ़ी चीज़ हमने जान भी लिया है। तो साथ ही शुभम, आप हमारे दर्शकों को चलते चलते विकसित भारत को लेके किन मूल्यों पे गति देने की ज़रूरत है, इसको लेके क्या कुछ संदेश देना, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि जो लोगों में एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है, वो अपने एनर्जी को जो है सही डायरेक्शन में चैनलाइज करें। स्वामी विवेकानंद जी का इन पत्नियों को मैं दोहराना चाहूँगा कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और ये जो लक्ष्य है ये पर्सनल लक्ष्य तक नहीं होनी चाहिए, ये अपने समाज, अपने राज्य और अपने देश को आगे ले जाने का भी लक्ष्य होना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारियाँ दी। जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं, वो जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको भी आज निश्चित तौर पर बहुत लाभ मिला होगा आपकी इन बातों से। तो इसी के साथ अनामिका, आप मुझे और आपको हमें इजाज़त दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय पर। तब तक हमें इजाज़त दें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार।